नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। 2024 में जो आपका इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर होना है उसको मद्देनज़र रखते हुए मैं 2022 और 2023 में जितने भी आपके इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर हुए हैं उनका आपको कंप्लीट सॉल्यूशन कराऊंगा, जिससे आप मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल, मोस्ट इंपोर्टेंट लेटर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर और किस प्रकार से अनसीन पैसेज और ग्रामर वोकैब को आप सॉल्व करेंगे, इन सभी चीज़ों को देखेंगे। तो मेरा अनुभव कहता है, मैंने 2022 में जो आपको संभावित पेपर और 2022 के क्वेश्चन पेपर कराए थे, 2023 में बहुत सी चीज़ें वहाँ से आपको एच देखने को मिली थी। तो दोस्तों, आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पेपर का इंटरफेस कुछ इसी प्रकार का दिखाई देगा। तो आज मैंने 2022 में जो आपका इंग्लिश का पेपर हुआ है 3 से 16 EE इसे रखा है। इसे देखकर भ्रमित ना हो आप लोग, क्योंकि यह इसलिए है क्योंकि 2024 में आपको देखने को ऐसा ही मिलेगा। तो आइए इसके सेक्शन वाइज सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए, सेक्शन ए आपका रीडिंग से है। यह क्वेश्चन पेपर मुझे एक हिंदी का यूट्यूब चैनल है, आप जानते होंगे, ज्ञान सिंधु क्लासेज, वहाँ से यह मिला है। तो उन्हीं के द्वारा मैंने इसे सॉल्व कराने का आपको प्रयास किया है। तो देखिए, इस पैसेज को आपको बहुत सावधानीपूर्वक पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों को आपको हल करना है। तो देखिए, पहले थोड़ा सा इसका हिंदी देख लेते हैं थोड़ा जल्दी से। इट इज, यह है, ओनली, केवल, अंडर, के अधीन, एडवर्स, विपरीत, सर्कमस्टेंसेज यानी कि परिस्थितियों के। इट इज ओनली अंडर एडवर्स सर्कमस्टेंसेज, यह केवल विपरीत परिस्थितियों के अंतर्गत है। दैट द रियल मैन इज डिस्कवर्ड, जब एक वास्तविक व्यक्ति का पता चलता है। अ मैन ऑफ कैरेक्टर, एक चरित्र वाला व्यक्ति। ऑफ नोबल इंटेंशंस, श्रेष्ठ इरादों वाला व्यक्ति। ऑफ स्ट्रॉन्ग, एक मजबूत, एंड स्टर्डी और दृढ़ फिजिक, शारीरिक गठन वाला व्यक्ति। एंड वर्चूज ऑफ सेल्फलेस सर्विस, और निस्वार्थ सेवा करने वाले गुण का व्यक्ति। टू अदर्स, दूसरे लोगों के प्रति। प्रूफ्स, साबित कर देता है या सिद्ध कर देता है। हिज वर्थ, अपनी योग्यता को। इवन इन टाइम्स ऑफ एडवर्सिटी, विपत्ति के समय में भी। ही फेसेज द एडवर्सिटी, वह मुसीबतों का सामना करता है। विद हिज स्ट्रॉन्ग विल, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ। एंड डिटर्मिनेशन, और दृढ़ संकल्प के साथ। इफ ही हैज अ विल, यदि उसके पास एक इच्छा है। टू डू अ थिंग, एक वस्तु को करने की। नथिंग कैन स्टैंड इन हिज वे, तो कोई भी चीज़ उनके मार्ग में आ नहीं सकती है। ही कैन कॉन्कर ऑल ऑब्स्टेकल्स, वह सभी बाधाओं को जीत सकता है। टू अचीव, प्राप्त करने के लिए। हिज मिशन, अपने मिशन को या अपने उद्देश्य को। सिंस, क्योंकि। हिज ऑब्जेक्टिव, उसका उद्देश्य। इज नोबल, श्रेष्ठ है। एंड वर्दी, और योग्य है। इन द डेज ऑफ प्रॉस्पर्टी, यानी समृद्धि के दिनों में। एंड प्लेजर, और आनंद के दिनों में। वी स्लीप, हम लोग सोते हैं। एंड एंजॉय, और केवल आनंद लेते हैं। एंड नो नॉट, और नहीं जानते हैं। व्हाट वी आर, कि हम क्या हैं। व्हाट इन एडवर्सिटी, बल्कि विपत्ति में। द इनर मैन वैक्स अप, यानी कि जो आध्यात्मिक व्यक्ति है वह जाग जाता है। एंड वी कम टू नो, और हम लोगों को पता चलता है। आवर रियल स्ट्रेंथ, अपनी वास्तविक शक्ति का। एंड वीकनेस, और अपनी कमजोरी का। तो पहला क्वेश्चन इसमें पूछा है, व्हेन इज द रियल मैन डिस्कवर्ड, एक वास्तविक व्यक्ति का पता कब चलता है। तो इसमें सबसे पहले आपको क्वेश्चन बनाना आना चाहिए। WH वर्ड से आप आंसर लिखते नहीं हैं, तो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा द रियल मैन। क्या हो जाएगा दोस्तों? द रियल मैन। तो यह आपका सब्जेक्ट हो गया द रियल मैन। उसके बाद आपको एक हेल्पिंग वर्ब दी है, तो इसे आप लिख देंगे इज। अगर डेड होता तो इसे हटा देते, सेकंड फॉर्म लिख देते। डेड के साथ नॉट होता तो आप उसे डिड नॉट लिख देते। आप क्योंकि जानते हैं इंट्रोगेटिव में ही आप डेड का प्रयोग करते हैं, नॉट में तो आप उसके साथ रखते ही हैं। उसके बाद हो जाएगा आपका डिस्कवर्ड। क्या हो जाएगा? डिस्कवर्ड। अब बताइए, इतना आपको बनाने में कोई दिक्कत है? नहीं है ना। एक वास्तविक व्यक्ति का पता चलता है, तो आपने पहली ही लाइन में देखा था, क्या देखा था? अंडर एडवर्स सर्कमस्टेंसेज, तो वहीं से जोड़ देंगे ओनली अंडर एडवर्स सर्कमस्टेंसेज, तो आपका आंसर हो जाएगा द रियल मैन इज डिस्कवर्ड ओनली अंडर एडवर्स सर्कमस्टेंसेज। ठीक है, इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। अगर इतना नहीं लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा आंसर लिख देंगे, तब भी आपका बिल्कुल आंसर सटीक हो जाएगा। ठीक है, दोनों तरीके बेहतर हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट काइंड ऑफ अ मैन, किस प्रकार का एक व्यक्ति। प्रूफ्स हिज वर्थ, अपनी योग्यता साबित करता है। इवन इन एडवर्सिटी, यानी कि विपत्ति में भी। तो आपसे पूछा है व्हाट की जगह पर आपको आंसर लिखना है। तो देखिए, यहाँ आपने देखा था अ मैन ऑफ कैरेक्टर, चरित्र वाला व्यक्ति। ऑफ नोबल इंटेंशंस, और श्रेष्ठ इरादों वाला व्यक्ति। ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी फिजिक,
यानी कि मजबूत और दृढ़ शारीरिक गठन वाला व्यक्ति, एंड वर्चूज ऑफ सेल्फलेस सर्विस, और निस्वार्थ सेवा करने का गुण वाला व्यक्ति, टू अदर्स दूसरे लोगों के प्रति, प्रूव्स हिज वर्थ इवन इन टाइम्स ऑफ एडवर्सिटी, वह विपत्ति के समय में भी अपने योग्यता को साबित कर देता है। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। थर्ड देखिए, हु कैन कॉन्कर हिज मिशन, अपने इरादे या उद्देश्य को कौन जीत सकता है। तो देखिए यहाँ आपको आंसर दिया था, ध्यान से देखिए, तो ये लिखा हुआ है इफ ही हैज, तो यहाँ दिया है आपको, पहले देख लीजिए, ये लिखा है ना, तो इसमें आपको ध्यान रखना है, आंसर आप लिखेंगे केवल, यानी कि आ मैन विद स्ट्रॉन्ग विल एंड डिटर्मिनेशन कैन कॉन्कर ऑल ऑब्स्टेकल्स टू अचीव हिज मिशन। तो यह आपका आंसर हो जाएगा थर्ड। मैं शो करूँगा आपको लिखाने के बाद। एक्सप्लेन इन योर वर्ड्स द अंडरलाइन पोर्शन इन पैसेज, अंडरलाइन किया गया है द इनर मैन वेक्स अप, तो आप इसमें से आंसर बनाएंगे तो आपको लिखना होगा अंडरलाइंड पोर्शन इन द पैसेज मीन्स, क्या लिख देंगे मीन्स में, मीन्स में आप आंसर लिखेंगे। चलिए मैं शो कर देता हूँ आपको इसका आंसर बहुत अच्छे से। देखिए अपने शब्दों में आप लिखेंगे द अंडरलाइंड पोर्शन इन द पैसेज मीन्स दैट व्हेन द टाइम इज एडवर्स आवर इनर कॉन्साइंस वेक्स अप एंड गिव्स अस स्ट्रेंथ एंड डिटर्मिनेशन टू कम आउट सच सिचुएशन, यह आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपसे पूछा था विच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ सेल्फिश, सेल्फिश माने आप जानते हैं स्वार्थी होता है, तो आप लिख देंगे सेल्फलेस, वहाँ देखा था आपने। यहाँ पूछा है माइजरी, माइजरी का सिनोनिम्स बताना है, तो एडवर्सिटी हो जाएगा, मिसफॉर्चून हो जाएगा, लेकिन यहाँ पैसे से चाटना है। और अगला वर्ड पूछा है आपसे ऑब्स्टेकल का मतलब क्या होता है, वैसे हिंड्रेंस होता है आपका, लेकिन पैसेज में ऐसा कोई शब्द है नहीं, तो प्रॉब्लम्स आप लिख सकते हैं। और जो शेष क्वेश्चन थे आपके, इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। तो देखिए आगे आपको क्वेश्चन नंबर जो सेक्शन बी है वहाँ दिया है राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 150 वर्ड्स। तो ये तीनों की तीनों मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके आर्टिकल हैं और ये लगातार पूछे गए हैं। यह भी आपका 2022 और 23 में पूछा है, यह भी आपको पूछा गया है। तो देखिए इम्पोर्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज, डाउरी सिस्टम, योर विजन इन लाइफ, तीनों का मैं आर्टिकल आपको शो कर देता हूँ बहुत जल्द। कॉपी भी आपको इसी प्रकार से लिखनी है। तो देखिए आप कैसे आंसर लिखेंगे। द वर्ड डेमोक्रेसी मीन्स अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, यानी कि जो डेमोक्रेसी शब्द है उसका मतलब है एक ऐसी सरकार जो लोगों की है, लोगों के द्वारा है और लोगों के लिए ही है, उसे आप डेमोक्रेसी कहते हैं। फ्रीडम इज द बेस एंड साउल ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि स्वतंत्रता डेमोक्रेसी का आधार और आत्मा है। एट प्रेजेंट, वर्तमान समय में, डेमोक्रेसी इज कंसिडर्ड टू बी बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वर्तमान समय में डेमोक्रेसी को सरकार का सर्वोत्तम स्वरूप माना जाता है। इक्वलिटी इज इट्स बेसिस, और जो समानता है इसका आधार है। नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, बर्थ और जेंडर मेक्स इट ग्लोरियस, यानी कि कोई भी जाति के आधार पर, कोई भी धर्म के आधार पर, कोई भी जन्म के आधार पर, कोई भी लिंग भेद के आधार पर भिन्न नहीं है। मेक्स इट ग्लोरियस, और यही बात इसे शानदार बनाती है। इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री, भारत सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक देश है। वुमेन हैव ऑल दोज राइट्स, महिलाओं के पास वे सभी अधिकार हैं विच मैन हैव, जिन्हें पुरुष रखते हैं। Thus it is the most suitable form of government in modern time, इस प्रकार से यह आधुनिक समय की सरकारों में सर्वोत्तम या उपयुक्त सरकार है। बट इट इज पार्टिकुलरली सुइटेबल फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया, लेकिन यह विशेष रूप से भारत जैसे देश में ही सबसे उपयुक्त है। इंडिया इज अ कंट्री, भारत एक ऐसा देश है विद डाइवर्स कल्चर्स, यानी कि भिन्न भिन्न संस्कृतियाँ एंड ट्रेडिशंस और परंपराएं। पीपल हियर फॉलो डिफरेंट रिलीजियंस, यानी कि यहाँ के लोग भिन्न भिन्न धर्मों का अनुसरण करते हैं। वी कॉल इट अ कंट्री ऑफ डाइवर्सिटीज, इसीलिए हम इसे विविधताओं का देश भी कहते हैं या कह सकते हैं। इट इज ओनली डेमोक्रेसी, यह केवल डेमोक्रेसी ही है दैट कैन गिव यूनिटी टू दीज डाइवर्सिटीज, जो इन सभी विविधताओं को एकता प्रदान कर सकती है। इट गिव्स द पीपल अ फीलिंग ऑफ बीइंग यूनाइटेड इन हैविंग इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज। इट इज ओनली डेमोक्रेसी, यह केवल डेमोक्रेसी है दैट कैन गिव यूनिटी टू दीज डाइवर्सिटीज, जो इन विविधताओं को एक
एकता प्रदान करती है। इट गिव्स द पीपल अ फीलिंग, यह लोगों को एक ऐसी भावना महसूस कराती है ऑफ बीइंग यूनाइटेड, यानी कि एक साथ जुड़े होना, इन हैविंग इक्वल राइट्स, यानी कि समान अधिकारों में, एंड अपॉर्चुनिटीज, और समान अवसरों में। थस इस प्रकार से वी कैन से हम लोग कह सकते हैं दैट डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो डेमोक्रेसी है वह सरकार का सर्वोत्तम स्वरूप है। दैट इज फॉर गुड, यह सबके लिए अच्छा है, ऑफ ऑल द पीपल, सभी लोगों के लिए। आइए, बहुत अच्छे से आपने समझा। डाउरी सिस्टम को और देख लेते हैं। तो डाउरी सिस्टम के लिए आप लिखेंगे द डाउरी सिस्टम इज अ कर्स फॉर द सोसाइटी, डाउरी सिस्टम समाज के लिए एक अभिशाप है। इट इज़ रियली अ ब्लॉट ऑन आवर सोसाइटी, इसे अवश्य ही हमारे समाज से मिटा देना चाहिए। द ईवल ऑफ डाउरी इज अ डीप रूटेड वन, यानी कि जो डाउरी सिस्टम है इसकी बुराई एक गहरी जड़ों में है। द सिस्टम हैज़ मेड द कंडीशन ऑफ वुमेन वेरी माइजरेबल, और इस सिस्टम ने जो महिलाओं की स्थिति है उसे बहुत दयनीय बना दिया है। अनलेस दिस सिस्टम इज एबॉलिश्ड, जब तक यह सिस्टम एबॉलिश्ड रहेगा, इंडियन सोसाइटी कैन मेक नो प्रोग्रेस, तो भारतीय समाज कोई भी उन्नति कर नहीं सकता है। इसके बाद आप आगे लिखेंगे द डाउरी इज बेसिकली द कैश, ज्वेलरी, फर्नीचर, प्रॉपर्टी एंड अदर आइटम्स गिवन बाय ब्राइड्स फैमिली टू द ब्राइड ग्रूम एंड हिज पेरेंट्स ड्यूरिंग द इवेंट ऑफ मैरिज। डाउरी यानी कि जो दहेज है, इज बेसिकली इसका आधारभूत है द कैश यानी कि नगद धनराशि, ज्वेलरी, फर्नीचर, प्रॉपर्टी एंड अदर आइटम्स और अन्य सामान, गिवन बाय ब्राइड्स फैमिली जो दुल्हन के परिवार के द्वारा दिए जाते हैं, टू द ब्राइड ग्रूम यानी कि दूल्हे को, एंड हिज पेरेंट्स और उसके माता पिता को, ड्यूरिंग द इवेंट ऑफ मैरिज यानी कि विवाह के अवसर के दौरान। दिस इज कॉल्ड डाउरी सिस्टम, इसी को आप दहेज प्रथा कहते हैं। इट हैज़ बीन प्रोवलेंट इन इंडिया फॉर मैनी सेंचुरीज, यानी कि यह भारत में बहुत से समय से प्रोवलेंट रही है। डाउरी स्टार्टेड बिफोर द ब्रिटिश पीरियड, यानी कि जो दहेज प्रथा है वह ब्रिटिश समय से भी पहले स्टार्ट हो चुकी है। द आइडिया बिहाइंड द डाउरी सिस्टम, यानी कि दहेज प्रथा के पीछे का विचार वॉज टू मेक श्योर, इस बात को आश्वस्त करना है, दैट द ब्राइड विल बी फाइनेंशियली स्टेबल आफ्टर गेटिंग मैरिड, कि जो दुल्हन है वह विवाह करने के बाद फाइनेंशियली रूप से स्टेबल हो। आगे लिखेंगे आप द इंटेंशन वॉज वेरी क्लियर, जो इरादा है वह बहुत स्पष्ट है। ब्राइड्स पेरेंट्स यूज्ड टू गिव मनी, लैंड etc टू ब्राइड एज अ गिफ्ट टू मेक श्योर दैट देयर डॉटर विल बी हैप्पी एंड इंडिपेंडेंट आफ्टर गेटिंग मैरिड। इरादा बिल्कुल स्पष्ट है कि जो दुल्हन के माता पिता हैं वह दुल्हन को एक उपहार के रूप में भूमि, मनी इत्यादि चीज़ों को देते हैं, इस बात को आश्वस्त करने के लिए कि उनकी पुत्रियां विवाह करने के बाद प्रसन्न और स्वतंत्र रहेंगी। बट नाउ दिस सिस्टम हैज़ कम्प्लीटली चेंज्ड, लेकिन यह प्रथा अब बिल्कुल पूरी तरह से बदल चुकी है। पेरेंट्स ऑफ ब्राइड ग्रूम, दूल्हे के माता पिता, आर लुकिंग एट देयर सन्स, अपने पुत्रों की ओर देख रहे हैं, एज अ सोर्स ऑफ इनकम, यानी कि इनकम के एक स्रोत के रूप में। इट हैज़ बिकम अ ग्रेट इशू, यह एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है इन आवर सोसाइटी, हमारे समाज में। पेरेंट्स स्टार्टेड हेटिंग देयर डॉटर्स, और जो माता पिता हैं उन्होंने अपनी पुत्रियों से घृणा करना प्रारंभ कर दिया है। दे कैन नॉट अफोर्ड टू हैव अ गर्ल चाइल्ड, वे एक लड़की बच्चे के रूप में अफोर्ड सहन नहीं कर सकते हैं। दैट इज भाई यही कारण है, दे आर इंटेंशनली, वे इरादे पूर्वक, इन्फेंट गर्ल यानी कि दे आर किल्ड, यहाँ किल्ड रहेगा, दे आर किल्ड वे जान से मार देते हैं, इंटेंशनली इरादे पूर्वक, इन्फेंट गर्ल एक नवजात बालिका को। मैनी वुमेन आर किल्ड बिकॉज ऑफ डाउरी, बहुत सी महिलाओं को दहेज के कारण ही जान से मार दिया जाता है। डाउरी सिस्टम इज गुड, डाउरी सिस्टम अच्छा है। इफ़ इट इज कंसाइडर्ड, यदि इसे समझा जाता है, एज अ गिफ्ट एक उपहार के रूप में, गिवन टू ब्राइड दुल्हन को दिया जाता है, बाई हर पेरेंट्स अपने माता पिता के द्वारा। इफ़ द ग्रूम्स पेरेंट्स आर डिमांडिंग, यदि दूल्हे के माता पिता डिमांडिंग मांग कर रहे हैं मनी धन की, इट इज रॉन्ग यह गलत है, एंड इलीगल और गैरकानूनी है। इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं। अगला देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आपको हर हाल में तैयार ही करके जाना है। तो देखिए आपको आर्टिकल पूछा है योर प्लान, माई प्लान्स, योर विजन, ठीक है, किससे भी पूछे, योर एम इन लाइफ 2022-23 में खूब भर भर के पूछा है। तो आप इसका आंसर बहुत आसान शब्दों में लिखेंगे। द मीनिंग ऑफ एम यानी कि उद्देश्य का अर्थ, इज वॉट
जो कुछ है यू वांट टू बिकम, आप बनना चाहते हैं इन योर लाइफ, अपने जीवन में। एवरीवन मस्ट हैव एन एम इन लाइफ, प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में एक उद्देश्य अवश्य रखना चाहिए। अ मैन विदाउट एम, एक बिना उद्देश्य वाला व्यक्ति इज लाइक एन एरो, एक तीर की तरह है, विदाउट अ टारगेट, जिसका कोई भी उद्देश्य नहीं है। अ मैन हु डज नॉट हैव एन एम, एक व्यक्ति जो कोई उद्देश्य नहीं रखता है, कैन हैव नो सक्सेस इन लाइफ, तो वह अपने जीवन में कोई भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट एम्स इन देयर लाइफ, यानी कि भिन्न भिन्न प्रकार के लोग भिन्न भिन्न प्रकार के उद्देश्य अपने जीवन में रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, समवन वांट्स, यहाँ वांट्स रहेगा, समवन वांट्स, कोई व्यक्ति चाहता है, टू बिकम, बनना, अ डॉक्टर, एक डॉक्टर, समवन वांट्स, कोई व्यक्ति चाहता है, टू बिकम एन इंजीनियर, एक इंजीनियर, टीचर, पायलट, और भी जो कुछ चाहते हैं एटेक्सरा। बहुत आसान शब्दों में लिखेंगे। अगला पैरा में आप लिखेंगे, आई हैव आल्सो एन एम इन माई लाइफ, मेरे जीवन में खुद एक उद्देश्य है। आई वॉन्ट टू बिकम अ गुड टीचर, यहाँ गुफ लिख गया, मिसप्रिंट हो गया, गुड टीचर, एक अच्छा अध्यापक, लाइक अलख पांडे की तरह, एंड खान सर की तरह, विकास दृष्ट कीर्ति आप लिख सकते हैं, अभिनव शर्मा, नीतू सिंह, जो भी आपको अच्छा लगे, राकेश यादव। टीचिंग इज अ नोबल प्रोफेशन, यानी कि जो पढ़ाना है वह एक श्रेष्ठ व्यवसाय है। आइडियल टीचर्स आर द प्राइड ऑफ अ नेशन, आदर्श अध्यापक एक राष्ट्र के गर्व होते हैं। अ टीचर कैन सर्व हिज कंट्री इन हिज बेस्ट वे, और जो एक अध्यापक है वह अपने सबसे अच्छे तरीके से अपने छात्रों की और अपने देश की क्या कर सकता है, मदद कर सकता है। स्टूडेंट आर द फ्यूचर ऑफ द नेशन, और जो छात्र हैं वे एक राष्ट्र के भविष्य हैं। टीचर्स एजुकेट एंड गाइड देम, और जो अध्यापक हैं वे उन्हें शिक्षित करते हैं और उनका मार्गदर्शन करते हैं। देम फॉर अ सक्सेसफुल लाइफ, उन्हें एक अच्छे और सफल जीवन के लिए। एंड टू बिकम अ गुड सिटीजन, और एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए। सो इसीलिए वी कैन से, हम लोग कह सकते हैं, दैट अ टीचर इज अ नेशन बिल्डर, कि जो एक अध्यापक है वह एक राष्ट्र निर्माता है। आगे आप लिखेंगे, द इंस्पायरेशन टू बिकम अ टीचर, यानी एक अध्यापक बनने की प्रेरणा कम्स फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, मेरे अनुभव से आई है, विद माई टीचर्स, अपने अध्यापकों के साथ। आई वुड लाइक टू वर्क हार्ड फॉर द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, मैं समाज का जो सबसे कमज़ोर सेक्शन है, वर्ग है, उसके लिए कठिन परिश्रम करना चाहूँगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट, मैं अपना सर्वोत्तम करूँगा, टू मेक माई स्टूडेंट्स अ गुड सिटीजन, अपने छात्रों को एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए। आप नीचे की लाइन में लिखेंगे, 10 इस प्रकार से एवरीवन मस्ट हैव अ डेफिनेट एम इन हिज लाइफ, इस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में एक निश्चित उद्देश्य रखना चाहिए। इट मेक्स आवर लाइफ मीनिंगफुल, यह हमारे जीवन को क्या बनाता है, एक अर्थपूर्ण बनाता है। तो बहुत आसान शब्दों में आप लिख सकते हैं। आइए आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको पूछा है क्वेश्चन नंबर 3 के अंतर्गत, यह भी 10 अंक का है, तो हल्के में ना लेने। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली शोविंग योर कंसर्न ओवर हाई राइस इन वाटर टैक्स। दूसरा पूछा है, राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज फॉर अ फ्री स्टूडेंटशिप टू इनेबल यू टू स्टडी फर्दर। तो दोस्तों दोनों का आंसर मैं आपको बहुत आसान शब्दों में शो करता हूं। देखिए, सबसे पहले आप लिखेंगे सेंड्रस एड्रेस, जैसे मैंने लिखा है 201 राजनगर, नगर सही लिख लेना, NAGAR, मिसप्रिंट हो जाता है दोस्तों, इस चीज़ को लेकर बुरा ना माने। उसके बाद आगरा, और उसके बाद आपको डेट डालनी है, इसी प्रकार से आप लिखेंगे जैसे मैंने लिखा है 15 जनवरी, कॉमा देने के बाद जो भी आप लिखना चाहें 2022 2023। उसके बाद आप संपादक के लिए लिख रहे हैं तो टू द एडिटर, वहाँ आपको अखबार का नाम नहीं दिया था, वो दिया था नेशनल डेली, अब प्रकाशित कहाँ से होता है ये लिख देंगे न्यू दिल्ली। सब्जेक्ट में आपको लिखना है हाई राइस इन वाटर टैक्स, ठीक है। उसके बाद सैल्यूटेशन लिखेंगे, डियर सर या मैम, कोई भी हो सकती हैं। ये आपके लिए संपादक के लिए फिक्स लाइन है, इन्हें ना भूलें आप। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, आपके सम्मानित अखबार के कॉलमों के माध्यम से। आई वुड लाइक टू ड्रॉ द काइंड अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज़, मैं संबंधित अधिकारीगणों के ध्यान को इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ, टुवार्ड्स द फैक्ट, यानी इस तथ्य की ओर। ये लाइन आपकी फिक्स रहेंगी। उसके बाद आपको वर्ब दिए तो उसे जीरन फॉर्म में लिखेंगे प्रपोजिशन के साथ, ऑफ राइजिंग हाई प्राइस इन वाटर टैक्स, यानी कि जो पानी का टैक्स है, पानी कर में तेजी से बढ़ोतरी के लिए। इतना आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। आगे आप लिखेंगे देयर इज नो रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर इन आवर एरिया, हमारे क्षेत्र में नियमित रूप से पानी की सप्लाई नहीं है। समटाइम्स इट जस्ट फॉर फ्यू आवर्स, कभी कभी यह कुछ घंटों तक ही आता है। एंड ऑन सम डेज, और कभी कभी
वाटर इज नॉट अवेलेबल फॉर मैनी आवर्स, कभी कभी जो पानी है वह कई घंटों तक उपलब्ध ही नहीं होता है। द रेसिडेंट्स ऑफ दिस एरिया, इस क्षेत्र के जो निवासी हैं, हैव ब्रॉट दिस फैक्ट, इस तथ्य को ला चुके हैं, इन द नॉलेज, संज्ञान में, ऑफ वाटर डिपार्टमेंट, यानी कि जो वाटर विभाग है यानी पानी विभाग के। बट लेकिन विद नो रिजल्ट, लेकिन कोई भी परिणाम नहीं मिला है। उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे डिस्पाइट दीज इशूज, यानी कि इन मुद्दों के बावजूद देयर इज अ टोल इन प्राइसेस ऑफ वाटर टैक्स, जो पानी का कर है उसकी कीमतों में एक टोल भी है। विच इज एन एक्स्ट्रा बर्डन, जो एक अत्यधिक भार है, ऑन द पॉकेट ऑफ द सिटीजन्स, नागरिकों की जेब पर, हु आर पेइंग एक्स्ट्रा प्राइसेज, जो अत्यधिक दाम अदा कर रहे हैं, फॉर परचेजिंग, यानी खरीदने के लिए, एंड अरेंजिंग, और व्यवस्था करने के लिए, वाटर फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से पानी लाने के लिए। इस प्रकार से आप लिखेंगे, ये लाइनें आपकी फिक्स रहेंगी एडिटर के लिए। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ, यू विल काइंडली पब्लिश माई लेटर, आप पब्लिश करेंगे यानी कि प्रकाशित करेंगे मेरे पत्र को, इन योर न्यूज़पेपर, अपने अखबार में, सो दैट, ताकि अथॉरिटीज में रियलाइज अवर डिफ़िकल्टीज, ताकि जो अधिकारीगण हैं वे हमारी समस्याओं को महसूस कर सकें, एंड टेक नेसेसरी स्टेप्स इन द मैटर, और वे इस मामले में एक उचित कदम उठा सकें। उसके बाद आप लिखेंगे थैंकिंग यू, और योर्स ट्रूली या योर्स सिंसियरली, इसे भी आप थैंकिंग के नीचे लिख सकते हैं XYZ। बहुत अच्छे से आपने लिखा होगा ये। उसके बाद देखिए प्रिंसिपल के लिए कैसे लिखेंगे, टू द प्रिंसिपल, जनता इंटर कॉलेज, क्योंकि मैं यहीं कार्यरत हूँ, खेरागढ़ आगरा, अभी फिलहाल में यहीं हम टीचिंग कर रहे हैं, ठीक है। सब्जेक्ट आप लिख देंगे फ्री स्टूडेंटशिप टू स्टडी फर्दर, जो क्वेश्चन में आपको दिया था। उसके बाद लिखेंगे डियर सर या मैम, क्योंकि वो प्रिंसिपल हैं, सर या मैम दोनों हो सकती हैं। आगे आप लिखेंगे मोस्ट रेस्पेक्टफुली, सबने निवेदन है, आई बेग टू से, मैं निवेदन करता हूँ, दैट कि माय फादर इज अ लो पेड एम्प्लॉय, मेरे जो पिता हैं वे कम तनख्वाह प्राप्त करने वाले एक कर्मचारी हैं। हिज मंथली इनकम इज Rs 8,000 ओनली, उनकी जो मासिक आय है, मासिक आय, वह केवल 8,000 रुपये है। देयर आर 7 मेंबर्स इन माय फैमिली, और मेरे परिवार में 7 सदस्य हैं। 4 ऑफ देम आर स्टूडेंट्स, उनमें से 4 छात्र हैं। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, यह बहुत कठिन है, टू मीट द एक्सपेंसेज, यानी कि खर्चा मिलना, ऑफ सच अ लार्ज फैमिली, एक ऐसे विशाल परिवार में, इन सच अ स्मॉल सैलरी, और ऐसी कम तनख्वाह के अंतर्गत। आगे आप लिखेंगे आई हैड फुल फ्री सिप लास्ट ईयर टू, मैंने अंतिम वर्ष भी फुल फ्री सिप का आनंद लिया है। आई हैव ऑलवेज बीन अ गुड स्टूडेंट, मैं हमेशा एक अच्छा छात्र रहा हूँ। आई हैव ऑलवेज स्टूड फर्स्ट इन माई क्लास, और मैं हमेशा अपनी क्लास में प्रथम स्थान पर ही आता हूँ। लास्ट ईयर, अंतिम वर्ष, आई आल्सो गॉट द फर्स्ट पोजीशन इन माई क्लास, अंतिम वर्ष भी मैंने अपनी क्लास में प्रथम श्रेणी को ही प्राप्त किया है। आई हैव ऑलवेज बीन ओबीडियंट एंड रेस्पेक्टफुल टू माई टीचर्स, मैं अपने अध्यापकों के प्रति हमेशा आज्ञाकारी और सम्मानित रहा हूँ। उसके बाद ये लाइन आपको लिखेंगे टेकिंग इनटू कंसिडरेशन माय पुअर फाइनेंशियल स्टेटस, यानी कि जो मेरा पुअर फाइनेंशियल स्टेटस है उसको ध्यान में रखते हुए, एंड माय रिजल्ट, और मेरे रिजल्ट को ध्यान में रखते हुए, काइंडली ग्रांट मी फ्री स्टूडेंटशिप टू स्टडी फर्दर, और ये लाइन तो आपको भूलनी नहीं है, आई शैल ऑलवेज वी हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस, ठीक है। उसके बाद थैंकिंग यू योर्स ओबीडियंटली XYZ। आइए अब ग्रामर की ओर चलते हैं। तो देखिए सेक्शन सी में आपको 4th क्वेश्चन के अंतर्गत यहाँ आपको करेक्ट ऑप्शन चुनना है। तो पहला क्वेश्चन है द कंट्री, एक ऐसा देश, रूल्ड, जिस पर शासन किया जाता है, बाई अ किंग, एक राजा के द्वारा। कंपटेटिव एग्जाम में कभी कभी क्वीन भी दे देता है, तो आपको ध्यान रखना है। किंग राजा होता है। डेमोक्रेसी, जिसे मैंने आपको अभी बताया था डेमोक्रेटिक में, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, उसे आप डेमोक्रेसी कहते हैं। मोनार्क, मोनार्क मान होता है राजा, उसी से बना है मोनार्की, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होगा। मैट्रियार्की की बात कर रहे हैं तो अ कंट्री या अ स्टेट कंट्रोल्ड बाय अ मदर, यानी एक माँ के द्वारा किए जाने वाला शासन, उसे कहते हैं आप मैट्रियार्की। ओलिगार्की तो अ गवर्नमेंट ऑफ फ्यू पीपल, यानी कि तुच्छ लोगों की सरकार, उसे कहते हैं ओलिगार्की। आइए आगे देखते हैं। द फ्रेज एट अ स्ट्रेच मीन्स, एट अ स्ट्रेच मीन्स का आपको फ्रेज का मतलब बताना है, तो इसका मतलब होता है विस्तृत, यानी कि निरंतर रूप से, स्लोली होगा नहीं, कॉन्टिन्यूसली, या फिर 2020 में इसे पूछा है विदाउट स्टॉपिंग, विदाउट स्टॉपिंग, यह भी आंसर आपका हो सकता है। वेरी फास्ट और रैपिडली की बात करें तो इसके लिए आप ईडियम या फ्रेज बना सकते हैं, बाई लीप्स एंड बाउंड्स, बाई लीप्स एंड बाउंड्स। अगला क्वेश्चन है आपका द सिनोनियम ऑफ लॉयडेबल, लॉयडेबल माने होता है प्रशंसनीय, तो ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा, प्रेज वर्दी,
या फिर आप लिख सकते हैं एडमायरेबल, लेकिन वह ऑप्शन में ही होना चाहिए। एबल माने सक्षम होता है, जैसे आप स्किलफुल कह सकते हैं। डिसेबल और लिएबल माने होता है जिम्मेदार यानी कि रेस्पॉन्सिबल। अगला है वन शुड नॉट एब्यूज हिज फादर। इस सेंटेंस के किस पार्ट में गलती है? शुड में, हिज में, नॉट में या वन में? तो दोस्तों मैं बात करूं, जैसे आप ही के अकॉर्डिंग पजेसिव एडजेक्टिव हिज लगाते हैं, आई के अकॉर्डिंग आप माई लगाते हैं, इसीलिए जब आपका वी जर्नल सेंस में हो तो उसके साथ हिज नहीं बल्कि वंस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? वंस का। तो किसकी गलती है? सेकंड पार्टी की, यानी कि हिज नहीं होना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है, लगातार पूछा जाता है। द सिनोनियम ऑफ स्टाइल इज। स्टाइल माने होता है बासी, आपने पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी में पढ़ा होगा तो इसके लिए हो जाएगा फ्रेश। फैक माने आप जानते हैं क्या होता है? फैक होता है यानी कि अनरियल, तो आप इसके लिए लिख सकते हैं जेन्युइन। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो डायरेक्ट एंड डायरेक्ट हैं, काफ़ी इजी पूछे हैं। तो इंट्रोगेटिव हो तो सेड या सेड टू को आप आस्क्ड में बदल देते हैं, क्योंकि मैं रिवीजन के तौर पर करा रहा हूँ। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर आप लगा देंगे इफ। यू को चेंज करेंगे तो ही हो जाएगा और आप लिख देंगे वॉज अ फूल। यू आस्क्ड हिम इफ ही वॉज अ फूल। दूसरा देखिए इंपरेटिव सेंटेंस है, तो हाँ ऑर्डर का सेंस है, तो आप लिखेंगे द टीचर ऑर्डर्ड मी, और उसके बाद आप लिख देंगे टू गो अवे एट वंस। द टीचर ऑर्डर्ड मी टू गो अवे एट वंस। आइए अब अच्छे क्वेश्चंस हैं, यहाँ हम थोड़ा सा टाइम लेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा है, किसी एक को आपको निर्देश के अनुसार चेंज करना है। तो पहला क्वेश्चन है, शीला मस्ट वर्क हार्ड टू सक्सीड। शीला को अवश्य ही कठिन परिश्रम करना चाहिए सफल होने के लिए। कंपाउंड बनाना है तो आप कैसे कहेंगे? शीला को अवश्य ही कठिन परिश्रम करना चाहिए और केवल तभी वह सफल होगी। तो इतना तो आप लिख देंगे, शीला मस्ट वर्क हार्ड, और उसके बाद आप लिखेंगे एंड ओनली देन, और केवल तभी सी विल सक्सीड। सी विल सक्सीड। ठीक है, यह आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वी ईट टू लिव। कॉम्प्लेक्स बनाना है तो दोस्तों तब आपको 2+B1 दिया हो इन्फिनेटिव में और उसका कॉम्प्लेक्स बनाए तो आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आप वी लिख देंगे, उसके बाद ईट लिख देंगे। इस टू दिया है उसके जगह पर आपको कंजंक्शन लिखना है सो दैट। क्या लिखना है? सो दैट। यह बी है, यही सब्जेक्ट आपका चला जाएगा। अगर यहाँ नाउन रवि होता तो आप ही लिख देते। अब यह टेंस आपका प्रेजेंट में है तो आपको मे का प्रयोग करना होता है सो दैट के साथ। उसके बाद आप लिख देंगे लिव। वी ईट सो दैट वी मे लिव। हम खाते हैं ताकि हम जीवित रह सकें। यह क्वेश्चन आपसे सिंपल पूछे तो आपको कुछ नहीं करना है, सो दैट और वी में ये हटा देंगे, 2+ से जोड़ देंगे। दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे एक और क्वेश्चन में, चलो वीडियो लंबा हो जाएगा। अगला देखिए, किसी एक को आपको बनाना है, ट्रांसफॉर्मेशन से क्वेश्चन है, स्विच ऑफ द फैन। तो आप इसके लिए पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आप सबसे पहले लिखेंगे लेट, उसके बाद द फैन स्विच, तो लेट द फैन, उसके बाद हो जाएगा बी स्विच्ड। क्या हो जाएगा? स्विच्ड ऑफ। स्विच्ड ऑफ, यह पैसिव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एवरी रोज हैज अ थॉर्न, यानी कि प्रत्येक गुलाब के कांटा होता है। तो नेगेटिव बनाना है तो आप कैसे कह सकते हैं? यानी कि देयर इज नो रोज, देयर इज नो रोज, कोई भी कांटा, कोई भी गुलाब नहीं है, विदाउट यानी के बिना, अ थॉर्न यानी एक कांटे के। देयर इज नो रोज विदाउट अ थॉर्न। और दूसरी तरीके से दूसरा क्वेश्चन ऐसे हो, एवरी गेन हैज रिस्क, इसे आप कमेंट में बनाएंगे। अगला क्वेश्चन है, करेक्ट करना है किसी एक को। तो 5 शिप्स आर ग्रेजिंग। तो दोस्तों आपका शिप हो गया, ध्यान में रखें चुनिंदा वर्ड है, डियर हो गया। गलती से भी इन्हें आपको एस लगाकर प्लूरल नहीं बनाना है। सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दोनों में एक ही होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से कोई छेड़खानी नहीं करनी है। तो 5 शिप रहेगा, शिप्स को आप यानी एस को हटा देंगे। 5 शिप आर ग्रेजिंग। शिप होता तो एज रहता, हमें कुछ मतलब नहीं है। अगला क्वेश्चन है, हिज स्पेक्टिकल्स इज न्यू। तो दोस्तों आपका स्पेक्टिकल्स हो गया, पेयर में है, ट्राउजर हो गया, पजामाज हो गया, जींस हो गया, और आपकी बात करें टोंग्स हो गया। तो इनमें एस तो होती है लेकिन अपने आप में प्लूरल होते हैं पेयर होने के नाते, इसीलिए प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे आप आर। हिज स्पेक्टिकल्स आर न्यू। जैसे माई ट्राउजर इज डर्टी, क्या गलती है? माई ट्राउजर इज डर्टी, तो एक तो माई ट्राउजर्स होना चाहिए, फिर आप लिखेंगे डर्टी। बॉर्न और वॉर्न, चेक और चेक। चेक और चेक बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट हैं आपके लिए। बॉर्न माने आपका जन्म होता है, वॉर्न माने होता है सहन करना। तो आई वॉज बॉर्न इन आगरा, और आई हैव बॉर्न 3 चिल्ड्रंस ऑलरेडी, मैं 3 बच्चों को पहले ही सहन कर चुका हूँ। तो इस प्रकार से बनाएंगे चेक। चेक माने होता है जांच करना या रोकना, तो लिख सकते हैं ही कुड नॉट चेक। क्या हो जाएगा? ही कुड नॉट चेक
हिज फ्रेंड फ्रॉम स्मोकिंग, वह अपने मित्र को धूम्रपान करने से रोक ना सका। और दूसरा चेक बैंक का चेक होता है, तो प्लीज गिव मी माई चेक, कृपया मेरा मुझे चेक दीजिए। यह स्टोरी दी है, आप यूट्यूब पर पहला ही सेंटेंस सर्च कर लें। हमें पालतू और मूक पशुओं की तरह किसी के पीछे नहीं चलना चाहिए। आपको बिल्कुल डिटेल में आपको यह आ जाएगा, बस इसी को लिखकर सर्च कर दें। सेक्शन डी देखते हैं क्योंकि वीडियो लंबा चला जाएगा। तो देखिए यहाँ आपको 7 क्वेश्चन में 7वें क्वेश्चन के अंतर्गत किसी एक क्वेश्चन को आंसर देना है, यानी कि 2 क्वेश्चन टोटल आपको आंसर देने हैं जिनके लिए 4 अंक होंगे। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड एम हेमल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इम्पोर्टेंस। इसे ऐसे भी पूछ सकता है अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज। तो परेशान नहीं होना है, 2022 और 23 में भर के ये पूछा है। तो आइए इसका आंसर बहुत आसान शब्दों में देख। आप आंसर लिखेंगे एम हेमल सैड, एम हेमल ने कहा, इसी में से बनाया है। अबाउट द लैंग्वेज, भाषा के बारे में, एंड इट्स इम्पोर्टेंस, और इसके महत्व के बारे में। दैट फ्रेंच वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, कि फ्रेंच भाषा सबसे सुंदर भाषा है। इन द वर्ल्ड, संसार में। द क्लियरेस्ट, सबसे स्पष्ट भाषा है। एंड द मोस्ट लॉजिकल, और सबसे तर्क संगत भाषा है। ही टोल्ड देम, और उन्होंने उनसे कहा, दैट, कि दे मस्ट गार्ड इट रहेगा, इट देयर लैंग्वेज अमोंग देम, यानी कि उन्हें अपनी भाषा को अपने बीच में ही अवश्य सुरक्षित रखना चाहिए। इट को आप हटा देंगे, देयर लैंग्वेज लिख दिया। बिकॉज, क्योंकि वहना पीपल, जब एक राष्ट्र आर एंस्लेव्ड, गुलाम हो जाता है, एज लॉन्ग एज, जब तक, दे हेल्ड फास्ट देयर लैंग्वेज, जब तक वे अपनी भाषा के साथ जुड़े रहते हैं, इट इज एज इफ, तो मानो यह ऐसा है, दे हैड द की टू देयर प्रिजन, कि उनके पास उनकी जेल की चाबी हो। दूसरा क्वेश्चन पूछा है, व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर डू टू ट्रेन डगलस, यानी कि प्रशिक्षक ने डगलस को प्रशिक्षित करने के लिए क्या किया। तो आप आंसर लिखेंगे, डगलस गॉट एन इंस्ट्रक्टर टू टीच हिम हाउ टू स्विम, यानी कि डगलस ने किस प्रकार तैरा जाए उसे सिखाने के लिए एक प्रशिक्षक को रखा। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड हिम, जो प्रशिक्षक था उसने उसके चारों तरफ एक बेल्ट बांधी। अ रोप वॉज अटैच्ड टू दिस, और इस बेल्ट से उसने एक रस्सी को जोड़ दिया। इट वेंट थ्रू अ पुली, यह एक पुली से होकर गुजरती थी। दैट रैन ऑन एन ओवरहेड केबल, जो उसके सिर के ऊपर से एक केबल से होकर दौड़ती थी। दस डगलस वॉज एबल टू गो बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पोल, इस प्रकार से डगलस ताल के आगे पीछे होने लगा। ही वॉज टॉट टू पुट हिज फेस अंडर वाटर, उसे सिखाया गया टू पुट हिज फेस, अपने चेहरे को अंडर वाटर, पानी के अंदर रखना। एंड एक्सहेल, यानी कि सांस छोड़ना। एंड टू रेज हिज नोज एंड इनहेल, और नाक उठाकर सांस लेना। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, डगलस सैड हिज फियर ऑफ वाटर, डगलस ने धीरे धीरे जो पानी का भय था उसे समाप्त कर दिया। इन दिस वे, इस प्रकार से, द इंस्ट्रक्टर ट्रेंड हिम, जो प्रशिक्षक था उसने उसे प्रशिक्षित कर दिया। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डिड द पेडलर कंसीडर द वर्ल्ड एज अ रेट ट्रैप, यानी कि जो चूहेदानी विक्रेता है या फेरी वाला, उसने चूहेदानी के रूप में संसार को कैसे विचार किया। तो आप लिखेंगे, वन डे, एक दिन, व्हाइल गोइंग ऑन हिज रेगुलर राउंड्स, अपने नियमित चक्करों के दौरान, द पेडलर वॉज स्ट्रक बाई एन आइडिया, जो फेरी वाला था वह एक विचार से प्रभावित हुआ। ही थॉट, उसने सोचा, दैट द वर्ल्ड वॉज आल्सो लाइक अ रेट ट्रैप, कि यह जो संसार है वह भी एक चूहेदानी की तरह है। अ रेट ट्रैप इज कॉट इन द रेट ट्रैप, अ रेट रहेगा, अ रेट यानी कि एक चूहा, इज कॉट फंस जाता है, इन द रेट ट्रैप यानी कि चूहेदानी में, यहाँ रेट लिख लेना दोस्तों, ठीक है। वैन इट इज लर्ड, जब यह लालायित होता है, बाय द बैट, चाहरे के द्वारा। इन द सेम वे, ठीक उसी प्रकार से, द वर्ल्ड एजिस्टेड, यानी कि यह संसार रखता है, ओनली टू सेट बैट्स, यानी कि उस चारे को स्थापित करता है, फॉर पीपल, लोगों के लिए। द वर्ल्ड ऑफर्स, द वर्ल्ड यानी कि यह संसार, ऑफर्स प्रदान करता है, इट्स रिचेज, अपनी संपत्ति, जॉयस आनंद, शेल्टर शरण, फूड भोजन, एंड क्लॉथिंग और कपड़े, टू मैन जस्ट टू ट्रैप हिम, केवल मनुष्य को फंसाने के लिए। अगला क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर में पूछा है, व्हाई डिड साहेब जॉइन द जॉब एट द मिल्क बूथ, यानी कि साहेब ने मिल्क बूथ पर जॉब क्यों किया। तो आप आंसर लिखेंगे, साहेब जॉइंड द जॉब एट द मिल्क बूथ बिकॉज ऑफ हिज पॉवर्टी,
साहिब ने अपनी गरीबी के कारण जो मिल्क की दुकान थी उस पर जॉब किया। ही गेट्स 800 पर मंथ विद मील्स, उसे पूरे भोजन के साथ 800 रुपये प्राप्त होते थे। वट हिज फेस डजंट हैव द केयर फ्री लुक, लेकिन जो उसका चेहरा है वह स्वतंत्रता का भाव नहीं रखता है। ही डजंट सीम टू बी हैप्पी वर्किंग एट द मिल्क बूथ, और वह मिल्क बूथ पर कार्य करके प्रसन्न भी प्रतीत नहीं होता है। ही इज नो लॉन्गर हिज ऑन मास्टर, वह अपने स्वयं का मालिक भी नहीं है। आइए आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके अवश्य बताएं। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा है लॉन्ग के अंतर्गत, हाउ डिड द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन अफेक्ट फ्रेंच, और दूसरा पूछा है व्हाट हैपेंड विद द स्ट्रेंजर एट द आयरन मास्टर्स हाउस, हाउ वॉज ही ट्रीटेड बाय एडला बिलमनसन। तो देखिए दोनों के आंसर हम देख लेते हैं। तो देखिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इस क्वेश्चन का, क्योंकि बताऊंगा तो बहुत बड़ा चला जाएगा वीडियो भी। स्क्रीनशॉट ले लें वीडियो को पॉज करके। ये दूसरे क्वेश्चन जो आपको पूछा है इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। आइए उसके बाद जो आपका पोइट्री से क्वेश्चन पूछा है उनके आंसर को देखते हैं। तो देखिए जो आपकी अंतिम पोइट्री है, पोयम है, सॉरी पोइट्री नहीं, आंट जेनिफर टाइगर्स, उसी से इसे लिया है। तो आंट जेनिफर टाइगर्स प्रेंस अक्रॉस अ स्क्रीन, यानी कि जो चाची जेनिफर के बाग हैं वह एक पर्दे पर उछल कूद करते हैं। ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, वे एक हरे भरे संसार के चमकीले निवासी हैं। दे डू नॉट फियर द मैन, वे उन लोगों से भयभीत नहीं हैं। बीनीथ द ट्री, जो पेड़ के नीचे खड़े हैं। दे पेस इन स्लीक सिवेलरिक सर्टेनिटी, वे आत्मसम्मान के साथ अपने शान में चलते हैं। तो इसमें आपसे 3 क्वेश्चन पूछे हैं, आइए इन तीनों क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। तो देखिए इन तीनों क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा चला जाएगा तो मेरे को अपलोड करने में काफ़ी दिक्कत होगी। ठीक है दोस्तों, इम्पोर्टेंट स्टैंजा है। उसके बाद आपको सेंट्रल आइडिया पूछे हैं, तो मोस्ट इंपोर्टेंट सेंट्रल आइडिया हैं, इनके भी मैं आंसर आपको शो कर देता हूँ। तो चलिए देखते हैं। जो क्वेश्चन आपका अधूरा रह गया था उसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए आई थिंक ऑफ ब्यूटी का इससे सेंट्रल आइडिया सटीक और बिल्कुल आसान शब्दों को आपको मिलने वाला नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लें। और ये रहा आपका कीपिंग क्वाइट, तीनों को तैयार कर लें 2024 में, इन्हीं में से एक आपको देखने को मिल जाएगा। तभी तो मैंने कहा है आपसे कि अगर आप इन सभी लेक्चर्स को देख लेते हैं तो आपकी आधी से ज़्यादा समस्या खत्म हो जाएगी। अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो ये माई मदर एट 66 का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये ब्लैक में है, यह माई मदर एट 66 का सेंट्रल आइडिया है। उसके बाद आइए आपकी सप्लीमेंट्री की ओर चलते हैं। तो देखिए इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ डिड डॉक्टर सदाऊ ऑपरेट द व्हाइट मैन, यानी कि जो डॉक्टर सदाऊ थे उन्होंने जो सफ़ेद व्यक्ति था उसका ऑपरेशन कैसे किया। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। आप लिखेंगे डॉक्टर सदाऊ हैड टू एन ऑपरेशन टू टेक बुलेट आउट ऑफ द बॉडी ऑफ अमेरिकन सोल्जर, यानी कि डॉक्टर सदाऊ को अमेरिकन जो सैनिक था उसके शरीर से गोली को बाहर निकालने के लिए एक ऑपरेशन करना पड़ा। द सोल्जर वॉज गिवन एनेस्थेटिक, यानी कि और जो सैनिक था उसे बेहोश करने वाली दवा दी गई। डॉक्टर सदाऊ फेल्ट द टिप ऑफ हिज इंस्ट्रूमेंट विद सम हार्ड ऑब्जेक्ट, और जो डॉक्टर सदाऊ थे उन्होंने किसी कठोर वस्तु से अपने जो इंस्ट्रूमेंट यंत्र है उसकी टिप यानी कि नोक को टकराते हुए महसूस किया। इट वॉज अ बुलेट, यह एक गोली थी। देन डॉक्टर सदाऊ टोक आउट द बुलेट विद द क्लीनेस्ट पॉसिबल मैनर, और डॉक्टर सदाऊ ने इसे सबसे स्पष्ट संभावित तरीके से गोली को बाहर निकाला। इन द वे, इस प्रकार से ही ऑपरेटेड द व्हाइट मैन, उन्होंने उस सफ़ेद व्यक्ति को ऑपरेट किया। अगला क्वेश्चन पूछा है, व्हाट वंडर्स डिड द ऑथर रियलाइज व्हेन ही रीच्ड अंटार्कटिका, यानी कि अंटार्कटिका पहुंचने के बाद जो लेखक हैं आपकी तिसानी दोषी, उन्होंने कैसा महसूस किया। तो आप आंसर लिखेंगे व्हेन द ऑथर रीच्ड अंटार्कटिका, जब लेखक अंटार्कटिका पहुंचा। सी रियलाइज, उन्होंने महसूस किया। द फैक्ट, उस तथ्य को। दैट इंडिया एंड अंटार्कटिका वर वंस द पार्ट ऑफ सेम लैंड मास, यानी कि कभी भारत और अंटार्कटिका एक ही भूभाग के हिस्सा रहे थे। वॉज सरप्राइज्ड द मोस्ट, इसी बात ने उन्हें सबसे ज़्यादा आश्चर्यचकित किया। सी वॉज आल्सो सरप्राइज्ड एट एक्सपेंसिव वाइट लैंडस्केप, और वह इसके विस्तृत भूभाग को या भूदृश्य को देखकर आश्चर्यचकित थीं। एंड अनइंटरप्टेड ब्लू हॉरिजन, और बिना नीले क्षितिज को देखकर भी आश्चर्यचकित थीं। एंड इट्स इमेंसिटी एंड आइसोलेशन, और इसकी इमेंसिटी यानी कि घनत्वता या विशालता और आइसोलेशन और अलगाव पर भी क्या थी,
आश्चर्यचकित थी, तो यह इट्स रहेगा, ठीक है, पजेसिव एडजेक्टिव। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा है, हाउ डिड द किंग सेव हिज थ्रोन, हाउ मच लॉस डिड ही बियर। तो इसका आंसर आप लिखेंगे, द किंग सेव्ड हिज थ्रोन बाई सेंडिंग अबाउट 50 सैंपल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स टू द हाई रैंक ऑफिसर्स बाय। यानी कि राजा उच्च अधिकारी की जो पत्नी थी उसे महंगी 50 हीरों की अंगूठियाँ लगभग भेजने के बाद अपने सिंहासन को बचाए। इन दिस होप, इस उम्मीद में, दैट शी वुड कीप 1 or 2 रिंग्स एंड रिटर्न द रिमेन, कि इस उम्मीद में उन्होंने भेजी थी कि वह 1 या 2 अंगूठियों को रख लेंगी और सभी को वापस कर देंगी। ही हैड टू बियर द लॉस ऑफ 3 लाख रुपीज़, और उन्हें 3 लाख का घाटा झेलना पड़ा। अगला क्वेश्चन आपको पूछा है, जो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डिड सैम राइट इन हिज लेटर टू चार्ली। यानी सैम ने अपने पत्र में चार्ली के लिए क्या लिखा। तो आप लिखेंगे, इन हिज लेटर, अपने पत्र में, सैम इन्फॉर्म्ड चार्ली, सैम ने चार्ली को इन्फॉर्म किया दैट कि ही हैड बीन लिविंग ऑन द 3rd लेवल फॉर द लास्ट 2 वीक्स, कि वह पिछले 2 सप्ताहों से 3rd लेवल पर ही रह रहा है। ही आस्क्ड चार्ली, उसने चार्ली से कहा, एंड हिज वाइफ, और उसकी पत्नी से कहा, टू कीप लुकिंग, तलाश करने के लिए, फॉर द 3rd लेवल, तीसरे तल को, अनटिल दे फाइंड इट, जब तक वे इसे पा ना लें। आइए आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। तो ये हो चुके हैं शॉर्ट। आइए लॉन्ग क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा है, हु वॉज द साइकेट्रिस्ट, व्हाट डिड ही से अबाउट द 3rd लेवल। और ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखिए दोनों के आंसर देखते हैं। तो देखिए यह रहा साइकेट्रिस्ट वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लें आप। और ये रहा आपका डॉक्टर सदाव वाला क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।